Good morning friends, this is DART, Daily Current Affairs Revision Test, in which we deal with 5 of the most important MCQs from the best sources that are PIB, The Hindu and Indian Express. And today on 17th August 2026, Monday, we will be dealing with today's 5 MCQs, and this is an initiative by Questlink IAS. And today's first question is from Geography. Consider the following. It refers to a dynamic shifting of the boundary between land and water over time due to natural forces such as waves, tides, storms, and sea level rise, as well as human activities such as port construction, infrastructure development, and sand mining. Which one of the following terms best describe the above phenomena? Option A, coastal accretion. Option B, shoreline change. Option C, coastline inundation. And option D, beach nourishment. Now you can pause this video and try to attempt this question on your own. We will be moving to solution and explanation after 3 seconds. But before that, we will try to solve this question based on our general understanding or if any elimination trick applies. तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको पहले क्या करना है, ये डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन है, इसमें 2-3 लाइन का डेफिनेशन दिया होता है, उसके बाद फिर आपको सिमिलर टर्म्स मिलेंगे और फिर आपको रिलेट करना है कि ये डेफिनेशन किसका है। तो इसमें आपको सबसे पहले कि जो कीवर्ड्स लग रहे हैं उनको हाईलाइट कर लेना है या उसको इंसर्ट कर लेना है ताकि वो मिस ना हो आपसे। अब यहाँ पे डायनेमिक है, शिफ्टिंग है और फिर नेचुरल फोर्सेस हैं और फिर ह्यूमन एक्टिविटीज भी हैं, सी लेवल से रिलेटेड है। ठीक है, तो सी के बाउंड्री से रिलेटेड ये फिनोमेनन है। इसमें तो बीच, कोस्टल, शोरलाइन, तो ये सारे सी से रिलेटेड है, तो ये इरेलेवेंट हो जाता है। और ह्यूमन एक्टिविटीज नेचुरल दोनों है तो ये भी इरेलेवेंट हो जाता है। यहाँ डायनेमिक, शिफ्टिंग और बाउंड्री इससे रिलेटेड है, तो फिर आपको शिफ्टिंग पे अगर फोकस करो तो इसको आप रिलेट कर पाओगे चेंज के साथ। बाकी ऑप्शंस को अगर देखें तो एक्रीशन में क्या होता है कि एक्यूमुलेशन होता है, इसमें आपको बीच पे एक्यूमुलेशन ऑफ ग्रेवल्स एंड सैंड मिलेंगे। वही इनंडेशन में क्या होता है कि सबमर्जेंस हो जाता है कोस्ट का, अब पानी यहाँ से आगे बढ़ गया और कोस्टल जो पहले वहाँ कोस्ट हुआ करता था वो शिफ्ट होकर इधर आ गया, तो ये इनंडेशन होता है। ये टेम्पररी या परमानेंट दोनों होता है। वही बीच नरिशमेंट जो है ना, ये आर्टिफिशियल फेनोमेना है। अब इसमें कैसे पता लगाए, तो नरिशमेंट का बात हो रहा है तो इसमें ऊपर से कुछ रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं या इस तरह का, इसलिए ये नरिशमेंट से रिलेट कर पाओ तो आप ये आर्टिफिशियल फेनोमेना है जिसमें बीचेस को रिपेयर करने के लिए, उनको रीइंफोर्स करने के लिए आर्टिफिशियली ग्रेवल्स या स्टोन्स या सैंड डाले जाते हैं। ठीक है ना, तो हमारा आंसर ये शिफ्टिंग से अगर आप रिलेट कर पाओ कि डायनेमिक शिफ्टिंग है तो शोर लाइन सी बाउंड्री का चेंज हो रहा है, तो ये ऑप्शन बी आप आराम से डिड्यूस कर सकते हो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने के बाद। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन पे, आंसर बी है और ये हमारा कॉन्टेक्स्ट वाला लाइन है। कोस्टल प्रोसेस अलोंग उड़ीसा हैव रिजल्टेड इन बोथ इरोजन एंड एक्रीशन विद सेवरल स्ट्रेचेस आइडेंटिफाइड एज वल्नरेबल। अब क्या हुआ कि उड़ीसा के कोस्ट जो है ना, वहां पे ये शोर लाइन शिफ्टिंग का फिनोमेना देखने को मिल रहा है कि वहां पे वहां की जो सी बाउंड्री है वो शिफ्ट कर रही है। और शोर लाइन चेंजेस को यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन किया गया जो हमने वहाँ डिस्कस किया। बाकी सारे जो भी ऑप्शंस थे उनको भी डिस्कस किया गया, वहाँ हमने डिस्कस कर चुके हैं और ऑप्शन बी है करेक्ट। और ये क्वेश्चन लिया गया है इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन आर्टिकल से, ये हेडलाइन है, आप जाके पढ़ो। Today's second question is from Polity. Consider the following statement. Statement 1. Legislative privileges cannot automatically override the fundamental right to freedom of speech and expression. Statement 2. Article 194 provides power, privileges and immunities to the members and House of State of Legislature. Statement 3. Article 19(1) A guarantees freedom of speech and expression subject to reasonable restrictions under Article 19(2). Which one of the following is correct in respect of the above statement? And option A, both statement 2 and statement 3 are correct and both of them explain statement 1. Option B, both statement 2 and statement 3 are correct but only one of them explains statement 1. Only one of the statement 2 and 3 is correct and that explains statement 1. Neither statement 2 nor statement 3 is correct. अब ये चारों ऑप्शंस हमने पढ़ दिए। अब आप इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। बाकी हम लोग सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव करेंगे थोड़ी देर के बाद। उससे पहले ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जनरल अंडरस्टैंडिंग या फिर एलिमिनेशन ट्रिक अप्लाई होता है तो उसके आधार पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 होता है। ये 3 स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। ये मैंने बताया कि असर्शन रीजनिंग टाइप का ही एक्सटेंशन है
इसमें पहला स्टेटमेंट जो होता है असर्शन होता है, इसमें आपको सही या गलत डिटरमाइन करने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा सही ही होता है, लेकिन इसको आपको पढ़ना जरूरी है ताकि आप इसका रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर पाओ दूसरे स्टेटमेंट्स के साथ। ये लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस के बारे में बात कर रहा है ये स्टेटमेंट, कैन नॉट ऑटोमेटिकली ओवरराइड द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये सही बात है, ऑटोमेटिकली ओवरराइड नहीं कर सकता फंडामेंटल राइट को, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। अब ये वही दूसरा स्टेटमेंट पढ़े तो आर्टिकल 194 के बारे में बताता है। ये बताता है कि प्रोवाइड्स पावर एंड प्रिविलेजेस टू मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ स्टेट यानी एमएलएस को। वही स्टेटमेंट 3 आर्टिकल 19(1)(a) गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई करता है आर्टिकल 19(2). तो देखो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं इन अ वे कि ये आर्टिकल्स मेंशन कर रहा है और ये सही आर्टिकल्स मेंशन कर रहा है। 194 एमएलएस के प्रिविलेजेस से और 19(1) और 2 ये स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन और रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन से रिस्पेक्टिवली रिलेटेड है। लेकिन जब आप स्टेटमेंट 1 को पढ़ोगे तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को बोल रहा है ऑटोमेटिकली फंडामेंटल राइट्स को ओवरराइड नहीं करता है, तो ये चीज आर्टिकल 194 में मेंशन नहीं है। ओके, तो ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। एक्सप्लेन करने की जब बात आएगी तो ये सिर्फ स्टेटमेंट 3 कर रहा है जो कि फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल है और इसी में ये मेंशन है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस ओवरराइड नहीं करती है स्पीच एंड एक्सप्रेशन को। तो उस हिसाब से हमारा आंसर हो जाता है बी, कि बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट ओनली वन ऑफ देम, दैट इज स्टेटमेंट 3 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। और आंसर बी पे आए एक्सप्लेनेशन पे, तो ये पहला वाला हमारा हमेशा कॉन्टेक्स्ट का लाइन होता है। द इशू हैज रीजन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एग्जामिनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्ले बिटवीन लेजिस्लेटिव प्रिविलेज अंडर आर्टिकल 194 ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a). तो अभी क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया गया है जो कि लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस और फंडामेंटल राइट स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बीच में जो बैलेंस स्थापित करे। ठीक है, वही आर्टिकल 194 91 जो दोनों स्टेटमेंट थे उसको यहाँ दोबारा से एक्सप्लेन किया गया है। इस तरह से आंसर हमारा बी हो जाता है। और ये क्वेश्चन लिया गया है, एमसीक्यू बनाया गया है ये द हिंदू के आर्टिकल से। ये रहा उसका हेडलाइन, आप जाके पढ़ो। हमारा तीसरा क्वेश्चन आज इकोनॉमी से है। कंसिडर द फॉलोइंग एसेट्स एंड इनकम विथ रेफरेंस टू डिस्क्लोजर permitted under foreign asset of small taxpayers disclosure scheme fast ds. Number 1, foreign bank accounts, immovable property located abroad. Number 3, shares and securities held abroad. Number 4, jewelry and artistic works located abroad. Number 5, unreported restricted stock units RSUs and employee stock options ESOPs subject to the eligibility conditions. How many of the above can be covered under the scheme? Option A, only 2. Option B, only 3. Option C, only 4. Option D, all 5. Now you can pause this video and try to attempt this question on your own. We will be moving to solution and explanation, but before that we will try to solve this question based on our general understanding or if any elimination trick applies. अब ये क्वेश्चन एक स्कीम से रिलेटेड है और ये स्कीम क्या है? फास्ट एसेट एंड स्मॉल टैक्सपेयर डिस्क्लोजर स्कीम, फास्ट डीएस। इस नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ डिस्क्लोजर करने की बात है, मतलब जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं उनको कुछ डिस्क्लोज करना है और फॉरेन एसेट्स को डिस्क्लोज करना है। अब क्या है कि कई बार क्या होता है कि टैक्स पेयर्स जो है अब कुछ फॉरेन एसेट्स ले लेते हैं, जैसे कि फॉरेन बैंक अकाउंट हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो कुछ फॉरेन में, या फिर शेयर्स या बॉन्ड कुछ होल्ड करते हो दूसरी कंट्री का, तो उसको डिस्क्लोज करने के लिए आपको सरकार टाइम दे रही है कि आप उसको समय पर डिस्क्लोज कर दोगे अगर गिवन टाइम पीरियड में, तो फिर आपको उसके ऊपर फाइन या टैक्स नहीं देना होगा या मिनिमम देना होगा। लेकिन अगर सरकार खुद से पता लगाती है और आप वो डिस्क्लोज नहीं करते तो आप पे फिर क्रिमिनल चार्जेस लगेंगे या ऑफेंस लगेगा कि आपने सारी इंफॉर्मेशन नहीं दी है और वो हाइड किया है। तो अब इस स्कीम से में कौन कौन सी चीजें आएंगी जो कि डिस्क्लोजर, जिसका डिस्क्लोजर यहाँ पे परमिटेड है स्कीम के अंदर। तो पहला फॉरेन बैंक अकाउंट से होना ही चाहिए कि आप फॉरेन बैंक अकाउंट्स को है तो उसको डिस्क्लोज करो। वही इमूवेबल प्रॉपर्टीज भी, कि अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी है दूसरे देश में तो वो आपको डिस्क्लोज करना कंपलसरी है।
और फिर शेयर्स एंड सिक्योरिटीज भी अगर किसी देश की आप हेल्ड अब्रॉड मैंने किसी देश की होल्ड करते हो तो उसको भी आपको डिस्क्लोज करना जरूरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। वहीं अगर ज्वेलरी या आर्टिस्टिक वर्क भी अगर आप किसी दूसरे देश में खरीदा है आपने तो वो भी डिस्क्लोज करना जरूरी है। और उसी तरह से अनरिपोर्टेड रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, किसी भी तरह का स्टॉक ऑप्शंस या शेयर आपके पास है तो वो भी आपको डिस्क्लोज करना जरूरी है। तो ये पांचों ही सही लग रहे हैं, इसमें एलिमिनेट करने जैसा कुछ है नहीं, तो आंसर हमारा ऑल 5 हो जाएगा। और हम लोग सॉल्यूशन पे जाते हैं। आंसर डी है एक्सप्लेनेशन, ये कॉन्टेक्स्ट लाइन कि फॉरेन एसेट ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर डिस्क्लोजर स्कीम फास्ट डीएस जो है ये प्रोवाइड करता है हमें one time window for eligible taxpayer to disclose specific foreign income and assets that have previously not properly reported, जो हमने वहां बताया। This scheme covers a broad range of eligible foreign assets and income, providing an opportunity to regularize specific non-disclosure within the prescribed time limits। और इसके अंदर ये सारे आते हैं फॉरेन बैंक्स जो हमने वहां पर डिस्कस किए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिया कहां से गया है? ये लिया गया है, ये भी इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल से लिया गया है। ये हेडलाइन है, आप जाके पढ़ सकते हो इसको। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा गवर्नेंस से है। विथ रेफरेंस टू सप्तधारा हाईलाइटेड ड्यूरिंग 18th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग पावर, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एंड डिफेंस पावर। And option 2, agriculture and food processing and Gati Shakti are also included among its pillars. And option 3, education and health constitute two separate pillars of Saptara framework. Which one of the following statements given above are correct? Option A 1 and 2 only, option B 2 and 3 only, option C 1 and 3 only, and option D 1, 2 and 3. Now you can pause this video and try to attempt this question on your own. We will be moving to solution and explanation, but before that we will try to tackle this question based on our general understanding or if any elimination trick applies. अब ये क्वेश्चन सप्तधारा इसकी से रिलेटेड है। सप्तधारा क्या है? 18th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में कुछ मेंशन किया गया है स्पीच में सप्तधारा, तो उसमें पूछा गया है कि ये किस किस को इंक्लूड करता है। अब एक्चुअली अगर आप फॉलो कर रहे हो ना न्यूज को तो आपको पता होगा कि सप्तधारा प्राइम मिनिस्टर ने 18th इंडिपेंडेंस डे पे रेड फोर्ट से मेंशन किया था। ये क्या है? एक तरह से ये 7 पिलर्ड फ्रेमवर्क है, ठीक है ना। 7 पिलर्ड फ्रेमवर्क टू गेट आवर नेशन टू द विकसित भारत ड्रीम 2047 तक विकसित भारत जो बनाना है उसके और हमें मूव करने के लिए जो 7 पिलर्ड फ्रेमवर्क बनाएंगे हम लोग, 7 पिलर फ्रेमवर्क उससे रिलेटेड है। इसमें इस क्वेश्चन में उसी को पूछा गया कि मैन्युफैक्चरिंग पावर, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और डिफेंस पावर ये सब आता है या नहीं, एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग, गति शक्ति ये सब आता है या नहीं, वही एजुकेशन और हेल्थ दो सेपरेट पिलर्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं या नहीं। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो देखो 7 पिलर में मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, डिफेंस पावर ये सब तो आएंगे ही, एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग भी आएगा। अब ये क्या है कि थोड़ा फैक्चुअल है, थोड़ा क्या मतलब जो फैक्चुअल ही हुआ कि सातों पिलर्स आपको याद होने चाहिए। गेस वर्क आप इसमें कुछ हद तक ही कर सकते हो। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन जो एजुकेशन और हेल्थ आपको लगेगा कि होना ही चाहिए 7 पिलर्स में, लेकिन ये सेपरेटली मेंशन नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें ग्रीन इकोनॉमी और ब्लू इकोनॉमी और सॉफ्ट पावर ये सब मेंशन है। इन सब के अलावा जो बाकी दोनों हैं गति शक्ति ये सब, तो पहला दोनों स्टेटमेंट सही है। एजुकेशन और हेल्थ सेपरेटली मेंशन नहीं है। ये चीज पता आपको तभी होगी जब आप सातों पिलर्स को जानते होंगे। तो इसलिए तीसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत है और आंसर हमारा ए है, 1 and 2 ओनली। उसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन पे। ये सप्तधारा was highlighted as a 7 pillar framework to provide new momentum to great heights of India journey towards विकसित भारत 2047। वही मैन्युफैक्चरिंग पावर, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और डिफेंस पावर आर अमंग 7 पिलर। वही एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, गति शक्ति सब ही ये जितने हैं ये सब उसमें मेंशन है। और बाकी दो जो है वो ग्रीन इकोनॉमी और ब्लू इकोनॉमी, ठीक है। ग्रीन इकोनॉमी यहाँ दिया हुआ है, ग्रीन इकोनॉमी और ब्लू इकोनॉमी। एजुकेशन और हेल्थ अलग से लिस्टेड नहीं है, ये हमने वहां भी बताया। ये क्वेश्चन लिया गया है पीआईबी के इस आर्टिकल से, आप जाके पढ़ो।
हमारा आखिरी क्वेश्चन आज का एनवायरमेंट से है विथ रेफरेंस टू ग्रीन इंडिया मिशन. Consider the following statements. It is one of the 8 missions under Indian National Action Plan on Climate Change (NAPCC). The mission aims to increase forest and tree cover on 5 million hectare and improve the quality of forest tree cover on another 10 million hectare. Which one of the following given above is or are correct? Option A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2, and option D neither 1 nor 2. Now you can pause this video and try to attend this question on your own. We will be moving to solution and explanation after 3 seconds. Before that, we will try to tackle this question based on our general understanding or if any elimination trick applies. वैसे देखा जाए तो ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है तो इम्पोर्टेंट टॉपिक. ये एनएपीसीसी के जो भी 8 पिलर्स हैं या 8 जो मिशंस हैं इसके अंदर, वो सारे इंपॉर्टेंट हैं. काफ़ी टाइम से इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है, दशक हो गया इसको. तो इस हिसाब से ग्रीन इंडिया मिशन अभी न्यूज़ में भी है, क्योंकि क्या हुआ है ना कि कैग ने इसके बहुत सारे शॉर्टकमिंग्स को हाईलाइट किया है. तो इसलिए ये ग्रीन इंडिया मिशन फिर से न्यूज़ में है. और ये एनएपीसीसी ऐसे भी इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये हर ही बुक में दिया होता है, शंकर आईएसओ चाहे जो भी बुक हो उसमें ये दिया होता है. तो एनएपीसीसी इंपॉर्टेंट है. तो ये वन ऑफ द 8 मिशंस ऑफ अंडर इंडियन नेशनल एनएपीसीसी है, ये सही बात है. और दूसरा स्टेटमेंट आपको पता होने के लिए ये पता होना चाहिए कि 5 मिलियन हेक्टेयर में फॉरेस्ट क्वालिटी को इम्प्रूव करना और ट्री कवर को अनदर 10 नहीं 5 मिलियन हेक्टेयर, तो 5 ही है. 5 मिलियन हेक्टेयर में इम्प्रूव करना, 5 मिलियन में ट्री कवर को बढ़ाना, ये इसका एम है. ये आपको पता होना चाहिए. नहीं पता है तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा. बाकी ऑप्शन 1 के आधार पे आप 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही सकते हो कि 2 ओनली और नीदर, ये नहीं होगा. पहला सही है, ये जानते हो. अगर दूसरा भी जानते हो, ये फैक्चुअल है, दोनों जानते हो, तो आंसर आपको पता होगा कि ए है. दूसरा वाला गलत है, पहला सही है. एक्सप्लेनेशन पे आए तो ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में हैज़ बीन इन फोकस फॉलोइंग कैग ऑडिट, जो हमने बताया. वही ये भी बताया कि एनएपीसीसी के 8 मिशन में से एक है ये. और ये 5 मिलियन और 5 मिलियन का है, 10 मिलियन नहीं है. 5 मिलियन में फॉरेस्ट ट्री कवर को इम्प्रूव करना है और 5 मिलियन नए लगाने हैं, ठीक है, हेक्टेयर. इसी के साथ ये होता है. हम आगे हमने ये भी दिया है इसके बारे में कि नेशनल मिशन जो है एनएपीसीसी में ये कौन से 8 आते हैं. ग्रीन इंडिया, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सोलर मिशन, नॉलेज. इसको याद करने का एक ट्रिक है, 8 को याद करना है तो सहवाग HK. एस से सोलर हो गया, ई से एनर्जी एफिशिएंसी हो गई, एच से हाउसिंग होगा या हिमालयन, एच से हिमालयन हो गया, डब्ल्यू से वाटर हो गया, ए से आपका हो गया एग्रीकल्चर, जी से ग्रीन इंडिया, और फिर एच से हैबिटेट और के से नॉलेज. ये आप याद रख सकते हो एब्रीविएशन. आप अब ये इस तरह के एब्रीविएशन खुद से भी बनाने होंगे आपको, ताकि आप कुछ चीज़ों को याद कर पाओ. ये बाकी कुछ मैं बताता रहूँगा बीच बीच में, ताकि आपको हेल्प होती रहे. ये एनएपीसीसी के लिए एब्रीविएशन है. और ये क्वेश्चन लिया गया है द हिंदू के इस आर्टिकल से. ये रहा उसका हेडलाइन, आप जाके पढ़ सकते हो. दैट्स ऑल फॉर टुडे. और आप हमारे वेबसाइट पे जाके इसका टेक्स्ट एक्सेस कर सकते हो. वहाँ पे आपको सारे लिंक्स भी मिल जाएंगे आर्टिकल्स के. और फिर आप क्विज भी हमारे वेबसाइट पे जाके, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से वेबसाइट पे जाके इसका क्विज भी कर सकते हो खुद से अटेम्प्ट. यानी तो वीडियो में भी आप पॉज करके कर सकते हो, जो भी आपको कन्वीनियंट हो. और उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा अगर आप उस पेज को सेव करोगे पीडीएफ में. तो ये सारे क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेनेशन और फिर उसके लिंक्स के साथ जो भी आर्टिकल्स से बने हैं ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको हमारे वेबसाइट पे. थैंक यू वेरी मच. दैट्स ऑल फॉर टुडे.